नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दोस्तों शासक और इतिवृत्त। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ी बात, पूरी बुक में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रुचिकर चैप्टर भी है। अब आप पूछोगे रुचिकर क्यों है, तो देखो मुझे जो पसंद आता है वो इसका कारण ये है कि बचपन से हमने इनके जो शासक थे उनके बारे में खूब कहानियां पढ़ी हैं दोस्तों। उनकी खूब जो है जो अच्छी वाली बातें होती हैं वो पढ़ी हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी पढ़ी हैं, जैसे औरंगजेब की क्रूरता वगैरह हम लोगों ने पढ़ रखी है, लोगों के मुंह से सुन रखी है। अकबर के हमने शोज देखे हुए हैं, सीरियल देखे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इस चैप्टर में जो हमें कहीं ना कहीं पर डेली लाइफ में मतलब सुनने को देखने को मिल ही जाता है। तो इसीलिए चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो है शासक और इतिवृत्त। देखो दोनों के बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जो शासक है, शासक शब्द का मतलब होता है एक राजा, यानी कि आप किसी राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं। उदाहरण के लिए जैसे बाबर या फिर अकबर या फिर शाहजहां, जहांगीर, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर इतिवृत्त शब्द का जो मतलब होता है दोस्तों, इतिवृत्त शब्द का जो मतलब होता है वो होता है लेख। ठीक है, एक ऐसा क्रॉनिकल्स, इंग्लिश में कह सकते हैं इतिवृत्त को क्रॉनिकल्स या फिर इतिहास, जो कि इन लोगों ने खुद से लिखवाया। तो बेसिकली आपने देखा होगा, अभी तक आपने क्लास 12 में जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनके बारे में या तो हमें अभिलेख देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार की एक ऐसी किताब देखने को नहीं मिली हमें जो सिर्फ उन्होंने ये सोच करके लिखवाया हो, अब तक की जो भी हमारे पास था, कि वो इतिहास बनेगा जा करके। लेकिन मुगल साम्राज्य के ये जो लोग थे दोस्तों शासक, जैसे कि आप बात कर सकते हैं अकबर की या फिर आप बाबर की, तो ये लोग क्या किए, ये लोग जो है अपनी खुद की किताब लिखवाएं और अपनी जो उनका राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था कालानुक्रमिक, कालानुक्रमिक का मतलब समय के साथ में, जैसे कि पहले उनके यहाँ पर उन्होंने एक युद्ध जीता तो उसको लिख दिया गया, फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा युद्ध जीता उसको लिख दिया गया, फिर तीसरा युद्ध अगर हार गए तो उसको लिखा गया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आत्मकथा रूपी जो है पूरे साम्राज्य का एक इतिहास लिखवाया। और ये इतिहास, इनके इतिहास को जानने में, मतलब जो उनकी वो लेख था ना, जो विवरण था, वृत्तांत था, ठीक है, वो उनका इतिहास जानने में बहुत महत्वपूर्ण था। तो अगर हम लोगों को आज उनका इतिहास जानना होता है तो हमें उन्हीं सारे विवरणों की या फिर कह सकते हैं कि स्रोतों की जरूरत पड़ती है, क्रॉनिकल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन क्रॉनिकल्स में एक बहुत स्पेशल चीज ऐड थी, वो थी दोस्तों यहाँ पर चैप्टर के साथ में चित्र। आप ये देखो कुछ चित्र यहाँ पर देख सकते हो, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लगा दिए। यहाँ पर ये कुछ चित्र हैं, जैसे कि ये अकबर के चित्र हो गए या फिर आप इनके किसी और के जो भी वहाँ के मुगल साम्राज्य के शासक थे दोस्तों, उनके चित्र हैं। अब ये चित्र क्या करते थे, वो लोग किताबों में बनवाते थे, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रंगीन चित्र हो गए या फिर और भी काफी सारी बातें दोस्तों आपको पता चलने वाली है इस चैप्टर में। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये है कि चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो दैट मुझे पर्सनली जो है पूरी बुक में सबसे ज्यादा मजेदार जो चैप्टर लगा वो यही है। अच्छा, आप भी मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा अब तक का चैप्टर कौन सा सबसे अच्छा लगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चैप्टर के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना आखिर क्या क्या है। देखिए यहाँ पर पूरा कंटेंट दे रखा है कि आपके चैप्टर में कितनी हेडिंग है, लेकिन एक हेडिंग गलती से छूट गई दोस्तों, वो यहाँ पर आएगी मुगल साम्राज्य और शासक वाली। इस तरीके से कुछ हेडिंग है। नंबर 1 की इंट्रोडक्शन, तो देखो एक अलग चीज होगी जो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जनरली इंट्रोडक्शन तो हम पढ़ेंगे ही कि इस चैप्टर में आखिर क्या था। साथ में हमें यहाँ पर एक जो पहली हेडिंग है वो छूट गई, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी दूसरी हेडिंग देखो, जैसे इतिवृत्तों की रचना कैसे हुई, ठीक है, तुर्सी और फारसी की ओर किसने लिखावट करी, पांडुलिपियों की रचनाएं कैसे हुई, रंगीन चित्र, अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकबरनामा जो अकबर की जीवनी है, बादशाहनामा जो बाबर की खुद की जीवनी, ठीक है। फिर आदर्श राज्य, राजधानी और दरबार, उसके अंदर भी हम 3 हेडिंग पढ़ेंगे, शाही परिवार, शाही नौकर, सीमाओं के परे, औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर आपकी मेन अगर हम हेडिंग की बात करें तो यहाँ पर 10 हेडिंग आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई हैं और उसके अंदर सब हेडिंग भी दी हुई हैं। तो हम दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन और उसका जो पहला पार्ट है, मतलब यहाँ पर 10 पॉइंट है, तो मैं 10 पॉइंट की एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर, जिसमें मैं आपको हर एक हेडिंग को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन तो लगभग दोस्तों हो ही जाएगा, और साथ में जो आपकी पहली हेडिंग है मुगल साम्राज्य और उसके संस्थापक या शासक करके है। मैं पहली हेडिंग मेरे को याद नहीं है, एनसीईआरटी की किताब मैंने काफी दिन पहले खोली थी, तो उसमें जो पहली हेडिंग है वो और ये इंट्रोडक्शन, ये दोनों मैं आज आपको जो है कवर करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो चैप्टर होता है दोस्तों वो स्टार्ट है इंट्रोडक्शन के साथ में। देखो यहाँ पर स्रोतों के बारे में आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, बताया गया है कि ये जो मुगल शासक थे इनके लिए इतिवृत्त जो थे वो लिखवाना या फिर लिखना क्यों इंपॉर्टेंट रहा होगा और उनसे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी बात दी हुई है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
कि जितने भी मुगल शासक थे दोस्तों वो अपने आप को विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए ईश्वर द्वारा नियुक्त मानते थे। ईश्वर द्वारा नियुक्त मानते थे, वो समझते थे कि भाई मुझे ईश्वर ने भेजा इतनी बड़ी जनता पर शासन करने के लिए, जिसकी अगर हम आबादी की बात करें तो सब अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हो गए, अलग अलग प्रकार के लोग हो गए, अलग अलग धर्मों के लोग हो गए। लेकिन ये जो मुगल शासक थे दोस्तों, ये लोग अपने आप को मानते थे कि हमें इनके ऊपर शासन करने के लिए ईश्वर ने भेजा हुआ है, ठीक है। तो ये नियुक्त शासक अपने आप को मानते थे और नियुक्त शासक होने की दृष्टि से इन्होंने प्रचार प्रसार का तरीका निकाला और वो प्रचार प्रसार का तरीका था इनके इतिव्रत। ये चाहते थे कि मेरे बारे में दुनिया जाने, कौन कौन सी दुनिया जो इनके अंतर्गत में आती है। अब जैसे एक शासक है, मान के चलते हैं आप अभी अपने प्रधानमंत्री को देख लीजिए, प्रधानमंत्री से आप में से कितने लोग जो हैं रूबरू हो पाते हैं। डेली लाइफ में अगर इंटरनेट नहीं होता, अगर टीवी नहीं होती, तो ये बहुत मुश्किल काम होता कि आप प्रधानमंत्री को देख पाएं। आप बस उनके न्यूज़पेपर सुनते, रेडियो में कुछ सुन लेते, क्योंकि अब इंटरनेट और यहाँ पर टीवी वगैरह सब कुछ है जिसके कारण आप देख सकते हैं। अब तो कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लाइव दिखा दिया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन पहले के टाइम पर ये सब कुछ नहीं था। तो जो शासक लोग थे वो अपने समाचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को अगर जनता तक पहुंचाना चाहते होंगे तो कोई ना कोई बेहतर तरीका तो चुनते होंगे। तो दोस्तों ये जो इतिहास या इतिव्रत थे, ये दोस्तों बहुत अच्छे साधन थे उस समय पर अपने आशयों को, अपनी इच्छाओं को, शासकों के इच्छाओं को जनता तक पहुंचाना। तो इसीलिए नियुक्त शासक होने की दृष्टि से इन्होंने प्रचार प्रसार का एक तरीका निकाला था, जो कि इनके स्रोत थे, इतिव्रत थे, क्रॉनिकल्स वगैरह थे, तो जिनके बारे में हम दोस्तों यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये क्रॉनिकल्स लिखता कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ दोस्तों दरबारी इतिहासकार जो थे उनको नियुक्त कर रखा था, जिनका मेन काम ही होता था कि वो बैठ करके राजा के साथ में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको धीरे धीरे लिखते जाएं। साथ में जो है जो भी शासन के लिए जानकारियां इकट्ठी करनी जरूरी हैं, जैसे एक राजा है, ठीक है, ऐसे समझो, उसको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, तो उस विस्तार के लिए उसको कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि कौन सा पड़ोसी राज्य कमजोर है, ठीक है, कौन सा शासक बहुत मजबूत है जिस पर हम आक्रमण करेंगे तो हार जाएंगे, ऐसे कुछ चांसेस होंगे। तो इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके भी यही लोग जो दरबारी इतिहासकार थे वो सारा कुछ इनके यहाँ पर इस मतलब क्रॉनिकल्स वगैरह में लिखते रहते थे, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्रॉनिकल्स में यानी कि ये जो स्रोत थे, इतिव्रत थे दोस्तों, इसमें सब कुछ कालानुक्रमिक लिखा गया है। कालानुक्रमिक का मतलब होता है कि सीरीज से, जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में बताया, एक जरूरी चीज कि ये अपरिहार्य स्रोत है। किसके लिए अपरिहार्य स्रोत का मतलब हुआ दोस्तों, देखो, अगर आप में से कोई भी इतिहास लिखना चाहता है इन मुगल साम्राज्यों का, अब बेसिकली हम लोग क्यों लिखेंगे, ऑलरेडी जो लिखने वाले थे इतिहासकार उन्होंने लिख दिया, तो उन लोगों को दोस्तों अगर मुगल साम्राज्य के शासकों का इतिहास लिखना होता, ठीक है, जैसे अकबर का इतिहास लिखना है, बाबर का इतिहास लिखना है, या फिर किसी और शासक का इतिहास लिखना है दोस्तों, तो इन क्रॉनिकल्स के बिना वो नहीं लिख सकते थे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो इन क्रॉनिकल्स में यानी कि इतिव्रतों में ही दी हुई थी। बकायदा चित्र दिए हुए हैं, ठीक है, खूब सारी जानकारी लिखी हुई है, फारसी भाषा में लिखी है या फिर किसी की अलग भाषा हो, तुर्की भाषा जो भी हो, लेकिन दोस्तों लिखी यहीं पर है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको इन इतिव्रतों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो इन इतिव्रतों के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर दो बातें कह सकते हैं कि इन इतिव्रतों के दो सबसे महत्वपूर्ण यूज थे तब और अभी भी हैं। पहली चीज तो ये है कि इसमें तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना छुपा हुआ है। अब आप पूछेंगे तथ्यात्मक सूचनाएं क्या होती है, मतलब फैक्ट वगैरह दिए हुए कि कौन राजा कैसा था, कैसा नहीं था, उसके क्या कार्य थे, ठीक है, कैसा शासक जो था वो कब कहाँ गया, कैसे लड़ाई, ये सारी चीजें, तो तथ्यात्मक सूचनाओं का हमारे लिए खजाना है। और दूसरा दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें जो भी पाठ लिखे गए थे वो जनता तक राजा के यानी कि जो उसके शासक थे दोस्तों, उनके आशयों को संप्रेषित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम थे। यानी कि ये बातें को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जनता तक अगर अपने आशय पहुंचाना है किसी राजा को तो वो कैसे पहुंचाएगा, तो वो दोस्तों इसी तरीके से पहुंचाएगा कि वो कुछ लेख लिखे और लेख लिख करके जो है जनता तक वो पहुंचाए इन क्रॉनिकल्स के जरिए, ठीक है। ओवरऑल इससे हमें ये पता चलता है, इन क्रॉनिकल से ये पता चलता है कि उस समय की जो शाही विचारधाराएं थी दोस्तों वो कैसी थी। शाही मतलब इन राजाओं की विचारधाराएं कैसी थी, वो किस तरीके से जो है शासन करते थे, उस शासन को कैसे आगे बढ़ाते थे, अपनी इच्छाओं को कैसे जनता तक पहुंचाते थे। तो इस चैप्टर में दोस्तों हमें यही सब कुछ पढ़ना है। अभी तक आपको देखो बेसिकली समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी।
तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं पहली हेडिंग की तरफ में। हमारी जो पहली हेडिंग है, देखो मैं वहां पर नाम भूल गया था लेकिन यहाँ पर मेरे को नाम याद आ गया है, वो है मुगल शासक और साम्राज्य। मुगल शासक और साम्राज्य। अब देखो यहाँ पर जो नाम प्रयोग में लिया गया है वो है मुगल, और आप सोचोगे मुगल का मतलब मंगोलिया। मंगोलिया मतलब आपने अगर क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 तो वैसे पढ़ा नहीं है, मुझे पता है सीबीएसई ने आपके समय पर चैप्टर कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री बताऊंगा। तो वो दोस्तों जो मंगोलियन शासक था वहां पे चंगेज खान, वो बहुत बहुत बड़ा शासक था, बहुत क्रूर शासक था, बहुत बर्बर शासक था। बर्बर का मतलब इतना ज्यादा विनाशकारी शासक था कि वो जिस शहर में अगर आक्रमण करता था ना तो वो शहर रातों रात नष्ट कर देता था। वहां के इंसानों को तो मार ही देता था, साथ में पेड़ पौधे और जो ये जानवर बिल्ली कुत्ते वगैरह होते हैं, बिल्ली कुत्ते तो फिलहाल छोड़ दो, ये जो गाय भैंसे होते हैं दोस्तों, इन सबको वो खत्म कर देता था। तो इतना ज्यादा बर्बर था, कहा जाता है कि उसने अपने जीवन काल में लगभग 3-4 करोड़ लोगों को मारा होगा, क्योंकि हर युद्ध में, हर लड़ाई में वो जो है करीबन 7-8-10 लाख लोगों को तो ऐसे ही मार देता था, क्योंकि जितने भी लोग उस युद्ध में शामिल होते हैं। अब ये बात भगवान जाने सही है कि नहीं सही है, लेकिन उससे संबंधित, ठीक है, उससे संबंधित ही ये जो मुगल शासक थे दोस्तों, इनका नाम यहाँ पर मंगोलियन मतलब मुगल शासक पड़ गया। अब ये नाम कैसे पड़ा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये जो मुगल नाम है ये इन मुगल शासकों को भी पसंद नहीं था, और उन्होंने अपने आप को कभी मुगल शासक कहा ही नहीं। उनका नाम था तैमूर। अब उनको बेसिकली तैमूर, वो लोग खुद तो कहते थे तैमूरी। तैमूरी इसलिए कहते थे क्योंकि वो तैमूर वंश के थे पिता की तरफ से, ठीक है, अपने पिता की तरफ से वो तैमूरी वंश के थे, तो अपने आप को तैमूरी शासक कहलाते थे। और दोस्तों जो पहला मुगल शासक था जहीरुद्दीन बाबर, वो भी दोस्तों जो था तैमूर ही था, लेकिन वो माता की तरफ से, ध्यान से सुनना, वो माता की तरफ से चंगेज खान का संबंधी था। अभी मैंने आपको चंगेज खान के बारे में बताया कि वो कितना ज्यादा क्रूर शासक था। तो 16वीं शताब्दी में जो यूरोपीय लोग थे, यूरोपीय, ठीक है, यूरोपियन, उन लोगों ने इन शासकों का वर्णन करने के लिए, खास करके जो भारत के शासक थे, इनका वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मुगल मतलब मंगोलियन, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये उनके संबंधी हैं तो ये भी उसी तरीके से होंगे, तो इनके लिए मुगल शासक का प्रयोग किया, ठीक है, मुगल शब्द का प्रयोग किया। और ये मुगल शब्द दोस्तों 16वीं शताब्दी से यानी कि सन 1500 के आसपास से चलता चला आ रहा है। अब ये शब्द इतना ज्यादा चल रहा है, प्रचलित है, कि आप देख सकते हैं कि जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए वाली एक आपने पुस्तक पढ़ी होगी, या फिर आपने वीडियोस देखी होंगी, या फिर आपने कार्टून वगैरह देखा होगा। उसमें दोस्तों एक लड़का है जो उसका मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है मोगली। तो वो वाली जो बुक है जिसका नाम है जंगल बुक, ठीक है, तो उस बुक का जो राइटर है रडियार्ड किपलिंग, उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पर मोगली शब्द का ही प्रयोग किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हम उस क्षेत्र से संबंधित किसी सबसे खास व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, उसके ऊपर कहानी बना रहे हैं, तो उन्होंने उसका नाम ही मोगली रख दिया, और वो नाम भी जो है मुगल शासक से संबंधित रखा। तो खैर दोस्तों, मुगल शब्द की तो बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये समझ में आ रहा है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो मुगल शासक थे दोस्तों, ये अपने आप को तैमूरी कहलवाते थे, और जो यूरोपियन लोग थे इन्होंने दोस्तों इनका नाम रख दिया मुगल शासक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले शासक के बारे में। यहां पर मैंने क्या बताया आपको कि जहीरुद्दीन मोहम्मद जो थे, इनका शॉर्टकट नेम मतलब उर्फ लगा करके अगर आप देखोगे तो इनको बाबर के नाम से जाना जाता है। यहां पर आप बाबर की जो है पूरी हिस्ट्री देख सकते हो, थोड़ी सी मैंने ऐसे विकिपीडिया से निकाल करके आपके लिए लगा दी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात कि अगर आपको बाबर के बारे में बहुत कुछ जानना हो तो मेरी दूसरी वीडियो होगी जो इन फ्यूचर आने वाली है जल्दी, और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जब देख रहे हो और वो वीडियो आ गई है तो उसको जरूर देखना। बाबर की पूरी जीवनी मैंने बताई है, मतलब सुन करके ना आपको बहुत मजा भी आएगा, और साथ में बाबर की जीवनी को समझने के बाद में आपको उसके ऊपर थोड़ा सा तरस भी आएगा। तो ये दोस्तों आप फोटो देख सकते हो बाबर की। देखो जब बाबर थे 12 साल का तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद में वो बैठे फरगाना की गद्दी पर, ठीक है, उन्होंने शासन करना शुरू किया। लेकिन उनके अपने रिश्तेदार ही जो चाचा वंशज के थे, ठीक, मैं शॉर्टकट में कहानी बता रहा हूँ, उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उनको धोखा दिया और उनसे जो है वो जगह लूट ली। उसके बाद में वो चले गए समरकंद की तरफ में, ठीक है, समरकंद के साइड में जाकर के उन्होंने अपने आप को दोबारा से बिल्डअप करा, 3 साल लग गए, और वापस से उन्होंने जो फरगाना थी जगह, फरगाना नाम की जगह को अटैक कर लिया। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कहाँ पर है फरगाना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फरगाना है, ठीक है। तो इस जगह पर जाकर के उन्होंने वापस से शासन कर लिया, और इसके कुछ समय बाद, तकरीबन 8-9 महीने बाद, उन्होंने सोचा कि फरगाना तुमको मिल गया है, समरकंद पे जाकर के वापस से हमला कर लेते हैं और समरकंद को भी जो है जीत लेंगे। फिर जब ये फरगाना को छोड़ करके समरकंद गए, छोड़ने का मतलब बस ऐसे युद्ध लड़ने के लिए गए ताकि समरकंद को वो जीत सकें, ठीक है। तो हुआ क्या कि इनकी जो खुद की सेना थी, उन्होंने दोस्तों इनका साथ छोड़ दिया बाबर का, और समरकंद भी हाथ से चला गया, वो भी नहीं मिला, और जो फरगाना था वो वापस से चला गया, ठीक है। तो फिर ये फरगाना के लिए लड़े, और वापस से इन्होंने फिर फरगाना को जीता, और फिर समरकंद को भी जीत लिया। उसके बाद में फिर ये हट गए।
तो कई तरीके से इनका जो उज्बेकों के साथ में रिश्ता था दोस्तों वो ऐसे चलता रहा। कई बार उज्बेक आ जाते, कई बार फिर आ जाते, फिर सफावी आ जाते, उसके बाद में ऐसे इनका चलता रहा। अगर आपको पूरी हिस्ट्री जाननी है तो मेरी वो दूसरी वाली वीडियो देखो जिसके बारे में मैंने अभी बताया। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर बाबर जो थे काफी ज्यादा मतलब संघर्षशील व्यक्ति रहे, अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि शासक रहे, और इन्होंने ही दोस्तों भारत में आकर के पहले मुगल शासन की स्थापना की। ठीक है, कैसे करी उसके बारे में देखो मैं थोड़ा बहुत बताता हूं। हुआ ये कि जब ये गद्दी पर बैठे हुए थे तो इनके जो चाचा वंशज के लोग थे, उज्बेक लोग थे, इन लोगों ने इनको गद्दी से हटा दिया। तब ये दोस्तों चले गए काबुल में। ठीक है, और काबुल में जाकर के इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया और काबुल को जीत लिया। ठीक, जब काबुल को इन्होंने जीत लिया तो वहां पर इनको लगा कि जो इनकी सेना है उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो इनको और संसाधन चाहिए थे, इनको और ज्यादा संसाधन चाहिए थे, जिसके लिए इन्होंने अपनी दृष्टि करी भारत की ओर। और भारत में आकर के दोस्तों इन्होंने जो इब्राहिम लोदी शासक था यहाँ पे, मतलब लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी, दिल्ली पर इसका शासन था, उससे इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा। ठीक है, और उसको हरा दिया। हराने के बाद में ये बन गए दिल्ली पर शासक। ठीक है, दिल्ली के शासक हो गए। इन्होंने यहाँ के जितने सरदारी, जैसे सरदारियां होती ना, आपने पढ़ा होगा पीछे वाले चैप्टर में, 7वें वाले चैप्टर में सरदारियों के बारे में पढ़ा होगा। 6ठे चैप्टर में नहीं है, सॉरी 5वें चैप्टर, हाँ 7वें चैप्टर में सरदारियों के बारे में पढ़ाया गया अच्छे से। तो जो 7वें चैप्टर में सरदारियां आपने पढ़ी हैं, तो उन्हीं सरदारियों के साथ में और कुछ और यहाँ के राजाओं वगैरह के साथ में मिल करके इन्होंने भारत में एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया। उस साम्राज्य के जरिए इन्होंने क्या किया, अपना जो मुगल साम्राज्य था वो पहली स्थापना कर दी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों यहीं से हुई। अब देखो बाबर की कुछ उपलब्धियां भी थी, ऐसा नहीं है कि बाबर मतलब अपनी गद्दी पर जो है स्थापित नहीं हो पाए, जहां के वो थे फरगाना के और समरकंद को वो जीत नहीं पाए। जीता उन्होंने, भारत को जीत लिया। भारत में जीतने के बाद में सन 1528 में इन्होंने दोस्तों भारत को जीता था, अगर मैं गलत नहीं तो हाँ 1528 में इन्होंने भारत को जीता था पानीपत का युद्ध लड़के। उसके बाद में फिर 1-1.5 साल में इनकी मृत्यु हो गई, 1 साल के बाद में तकरीबन कुछ समय बाद, और फिर इनका जो बेटा था वो गद्दी पर स्थापित हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि महज 12 साल की आयु में इन्होंने फरगाना घाटी का शासक बन गए थे, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाबर कुशाणों के बाद ऐसा पहला शासक हुआ था जिसने पूरा का पूरा काबुल और कांधार को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लिया था। ठीक है, भारत में अफगान और जो राजपूत शक्ति को इन्होंने पूरी तरीके से समाप्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यह मुगल साम्राज्य इनका 330 सालों तक चला। एक चीज और दोस्तों समझो, देखो जब बाबर भारत में लड़ने के लिए आ रहा था तो पानीपत के युद्ध के समय इनके पास में सैनिक बहुत कम थे और इब्राहिम लोदी के पास में सैनिक बहुत 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 ज्यादा थे। लेकिन इब्राहिम लोदी की जो युद्ध लड़ने की नीति थी ना वो उतनी अच्छी थी नहीं, और अगर अच्छी भी रहती क्योंकि उनमें एकता नहीं थी, तो इस हिसाब से वो तभी भी हार जाते क्योंकि बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुलगमा युद्ध नीति के बारे में अगर आपको जानना है, मतलब ये एक विशेष प्रकार की टेक्निक थी। जैसे मंगोल शासक जो लोग थे ना, वो लोग हाहाकार पद्धति का यूज करते थे। इन्होंने तुलगमा युद्ध नीति के बारे में कहीं से सीख लिया था और उसके बाद में जो है उसको भारत में आकर के पहली बार प्रयोग में किया और देखा कि बहुत कम सैनिक मिल करके बहुत सारे सैनिकों को हरा दिए। मतलब इधर हमारे पास खुद बहुत कम सैनिक है, मैं तुलगमा नीति का प्रयोग करूंगा, तुलगमा युद्ध नीति का, और सामने वाले के पास में बहुत सारे सैनिक हैं तो मैं उनको हरा सकता हूं, ऐसी कैपेबिलिटी थी इस तुलगमा युद्ध नीति में। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है, एक और वीडियो मैं दे दूंगा तुलगमा युद्ध नीति के बारे में, आप देख लेना। वो वीडियो सिर्फ आपको इसी वीडियो के लिंक में ही मिल पाएगी और चैनल पर नहीं आएगी, मैं उसको शायद हो सकता है लिस्टेड रखूं। ठीक है, एक और चीज, हिंदुस्तान में पहली बार इन्होंने तोप खाने का भी प्रयोग किया था। अब ये तोप खाना क्या होता है, आप तोपों के बारे में तो अच्छे से जानते हो, तो बारूद बंदूकें वगैरह जो कुछ है, तो इनमें से दोस्तों तोपों का प्रयोग भी सबसे पहले इन्होंने ही किया था बाबर ने। एक सबसे बड़ी चीज, सड़कों को नापने के लिए बाबर ने गजे बाबरी का प्रयोग का शुभारंभ कर दिया था। तो ये कुछ बाबर की उपलब्धियां जो इन्होंने प्राप्त करी। इसके अलावा अगर आप इनकी खुद की उपलब्धि जानोगे ना तो आप शॉक्ड रह जाओगे। जैसे कि बाबर ना मतलब बहुत शरीर से एकदम हष्ट पुष्ट इंसान, बहुत मतलब ताकतवर राजा था। ताकतवर कैसे समझ सकते हो, ऐसे समझो कि बाबर को जब भी एक्सरसाइज करनी होती थी तो दोस्तों अपने दोनों कंधे पर वो एक एक व्यक्ति को बैठाल करके जो है पहाड़ों पर चढ़ते थे अपनी व्यायाम करने के लिए, सोचो। और जब भी इनके रास्ते में कभी भी कहीं नदी पड़ी तो ऐसे ही नदी पार नहीं करी, मतलब नाव वाव पे ये तैर करके पार करते थे। इन्होंने हर नदी को तैर करके पार करा जो इनके रास्ते में आई। इस हिसाब से गंगा नदी जो थी दोस्तों, गंगा नदी को इन्होंने 2 बार तैर करके पार किया। तो शरीर के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकतवर, और जिसका शरीर अच्छा होता है, आपने सुना होगा ना, वो बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर तो निरोगी काया और तेज दिमाग।
तो इनका दिमाग भी वैसे ही बड़ा तेज चल रहा था। बाबर ने भारत में साम्राज्य स्थापित कर दिया, लेकिन आकस्मिक इनकी बीमारी के कारण मृत्यु के बाद में दोस्तों इनकी गद्दी पर बैठने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नसीरुद्दीन हुमायूं। अभी नसीरुद्दीन हुमायूं इनके पुत्र थे, ठीक है। तो ये 2 बार गद्दी पर बैठे, पहले 10 सालों तक 1530 से 1540 तक बैठे, और उसके बाद में जो है इनका युद्ध हुआ शेरशाह सूरी से। ध्यान से समझना, इनका युद्ध हुआ शेरशाह सूरी से, और शेरशाह सूरी ने इनको भगा दिया ईरान में। कहा कि मतलब अब मैं जीत गया हूं तुम्हारी गद्दी पर, तो तुम्हें यहां से हटना पड़ेगा, और जो ईरान में सफावी हैं उनके पास जाओ और वहां पर तुम शासन करो, जाकर के वहां पर शासन करने का मैं तुम्हें आदेश देता हूं। शेरशाह सूरी से हार गए। उसके बाद में दोस्तों ये वहां पर 15 सालों तक रुके, ठीक है, ईरान में, और 15 सालों तक रुकने के बाद में इन्होंने अपने आप को दोबारा बिल्डअप करा, बहुत सारी सेना को लेकर के आए और खूब मजबूती से सामने आए और शेरशाह सूरी से फिर से युद्ध करा, और उस युद्ध में शेरशाह सूरी को हरा दिया, और फिर ये गद्दी पर बैठे। गद्दी पर बैठने के बाद में 1555 और 1556 तक इन्होंने शासन किया। देन इसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद में इनके पुत्र जो कि थे जलालुद्दीन अकबर, बहुत बड़ा नाम है, आपने सुना होगा। अच्छा, आपने इनका पूरा नाम ध्यान नहीं दिया होगा शायद, नसीरुद्दीन हुमायूं। आप हुमायूं के नाम से इनको जानते होंगे, हुमायूं के नाम से जानते होंगे, लेकिन इनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं, मेरे पास पता नहीं क्यों हुमायूं निकल जाता है, तो आप इनकी फोटो देख लो, ठीक है। काम तो आएगी नहीं वैसे, बेसिकली पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। उसके बाद में दोस्तों ये जो अकबर थे, अकबर गद्दी पर विराजित हुए। कहा जाता है कि अकबर जो थे ना, ये सबसे महान राजाओं में गिने जा सकते हैं अगर हम लोग मुगल वंशज की बात करें तो, क्योंकि इनका शासनकाल आप देखो 1556 से 1605 तक इन्होंने कंटिन्यूअसली शासन किया, इतना लंबा शासन किया। सबसे बड़ी जो इनकी उपलब्धि थी दोस्तों वो थी कि इन्होंने साम्राज्य का खूब विस्तार किया, साथ में खूब सुदृढ़ीकरण किया, मतलब खूब साम्राज्य को मजबूत बनाया, और हिंदू कुश पर्वत तक की जो सीमाएं थी दोस्तों वहां तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, क्योंकि इससे पहले उतना ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया था, बट इन्होंने खूब अधिक विस्तार किया, खूब साम्राज्य को जो है आगे बढ़ाया। साथ में एक चीज और, जैसे यहां पर सारे राजा अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली जो सफावी थे जो कि ईरान में थे, आपने क्लास 11th में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 तो पढ़ा होगा, वहां पर ईरान के सफावियों के बारे में और उज्बेकों के बारे में मैंने अच्छे से बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो ठीक है, मतलब अगर आपने 11th में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं भाई, भूल गए होगे। तो वो जो सफावी थे और उज्बेक थे वो भी अपना विस्तार करना चाहते थे, तो वो भारत में एंट्री मारना चाहते थे। तो अकबर ने दोस्तों जब तक वो शासन पर है उन्होंने उनकी विस्तारवादी योजनाओं पर हमेशा लगाम लगा करके रखी, उनको कभी भी विस्तार करने नहीं दिया। तो अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धियां तो यही है। साथ में अकबर ने कितनी सारी चीजें बनवाई, कितने सारे नियम कायदे कानून लागू करवाए, वो तो आप अच्छे से जानते ही हो। अकबर के बारे में और ज्यादा डिटेल से जानना हो तो इन फ्यूचर में एक और वीडियो लेकर के आऊंगा कभी, तो वो भी आप देख सकते हो, शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको चैनल पे मिल जाए। इसके बाद में दोस्तों अकबर की मृत्यु के बाद में बैठे हैं गद्दी पर जहांगीर, जो कि 1605 से सन 1627 तक गद्दी पर विराजित रहे। इन्होंने भी कुछ खास उपलब्धियां मतलब नहीं की, जैसा कि इनका नाम बहुत ज्यादा महान चले, लेकिन फिर भी बहुत सारी उपलब्धियां इन्होंने हासिल की। और इसके बाद में दोस्तों शाहजहां, जो कि आप सब जानते हैं ताजमहल बनवाने वाले यही शाहजहां थे, तो ये भी दोस्तों गद्दी पर विराजित हुए। सन 1628 से 58 तक तकरीबन इन्होंने 30 सालों तक जो है अच्छे से भली भांति शासन किया और गद्दी पर विराजित रहे, मुगल शासन को चलाते रहे। इसके बाद में दोस्तों आते हैं औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो थे दोस्तों महान शासकों में सबसे आखिरी शासक हैं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूर शासक थे और इन्होंने अपना जो मुगल साम्राज्य था उसको दोस्तों बहुत ठीक ठाक तरीके से चलाया। कुछ ज़्यादा भी उपलब्धियां इन्होंने भी हासिल नहीं की, लेकिन ये कह सकते हैं कि इन तीनों के कौन कौन, औरंगजेब, जहाँ पे आ जाते हैं जहांगीर और शाहजहां, मतलब इन तीनों ने अकबर के बाद में दोस्तों जो विस्तारवादी योजनाएं थी उनको चलाए रखा, धीरे धीरे विस्तार किया, लेकिन उतना नहीं कर पाए, बहुत धीमी गति से विस्तार करते रहे और शासन ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से शासक कब कब आए, जैसे कि शेरशाह सूरी, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद में जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। फिर यहाँ पर सारे मैंने जो है एक लिस्ट लगा दी है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले करके या फिर आराम से देख सकते हो कि कब कौन से शासक जो थे वो गद्दी पर बैठे। और इस तरीके से दोस्तों जो अपना मुगल साम्राज्य था, अपना नहीं बेसिकली मतलब भारत में जो मुगल साम्राज्य चला वो 330 सालों तक की बहुत अच्छी तरीके से कामयाब रहा। तो
तो यहाँ पर कुछ उपलब्धियां थी, जैसे कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में अगर बात करें तो शाही संस्थाओं के जो ढांचे का निर्माण था वो बहुत अच्छे तरीके से बना रहा। ठीक है, इसके अंतर्गत में जो प्रशासन चलाने का तरीका था, कराधान का तरीका था, ये सब कुछ खूब अच्छे तरीके से कार्य किया। कर वगैरह जो भी आपने आज तक ही पढ़े होंगे कि कर वसूले जाते थे, तो ये सब कुछ यहाँ पर लागू हुए। और सबसे बड़ी बात कि पूरे मुगल साम्राज्य का जो केंद्र था, शक्ति का केंद्र, वो दोस्तों दरबार ही होता था। दरबार मतलब आप समझ रहे होगे एक बड़ा सा पैलेस वगैरह आप समझ लो, जहाँ पर सारे शासक बैठ करके, शासक और उनके जो अधिकारी थे वो अपनी नियति, नियम, कायदे कानून वगैरह लागू करते थे, फैसला वगैरह करते थे। आपने तो पिक्चरों में देखा ही होगा, दरबार मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वैसे। तो ये जो दरबार थे वो मेन रूप से शक्ति का केंद्र था। प्रेजेंट टाइम पर अगर हम लोग बात करें शक्ति का केंद्र क्या है, तो यहाँ पर अभी अपने भारत में तो 3 शक्ति के केंद्र हो जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे संसद को या फिर जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, कमेंट में बताना कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में दोस्तों 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसके बाद में जो इनकी राजनीतिक शक्तियां थी, जो भी आगे के मुगल शासक है, उनकी शक्तियां धीमे धीमे घटती चली गई। ठीक है, आखिरी जो मुगल शासक थे दोस्तों वो थे बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 में स्थापित हुए थे। नहीं, 1857 में उनको अंग्रेजों ने हटा दिया था। ठीक है, तो इस टाइम पर जब इनकी राजनीतिक शक्तियां घट रही थी तो चल क्या रहा था, तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां थी, क्षेत्रीय शक्तियां समझ रहे मतलब लोकल क्षेत्र की शक्तियां, वो धीरे धीरे स्वायत्ता को बढ़ाती चली आ रही थी। उनकी जो पावर है वो दोस्तों बढ़ती चली आ रही थी। चाहे आप बात करें दिल्ली की या फिर उसके आसपास के सभी इलाकों की, जहां पर मुगल शासक अपना साम्राज्य चला रहे थे, वो सब कुछ धीरे धीरे केंद्रीकृत नहीं रहा। ठीक है, वो हटने लग गया, उसकी जो पावर थी वो लोकल लोगों के पास में आती चली गई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो दोस्तों कि 1528 से तकरीबन 1857 तक 330 सालों के आसपास में जो हमारा ये मुगल शासक है, जो हमारे मुगल साम्राज्य था दोस्तों, वो अच्छे से कायम रहा। इन्होंने अपने आप को बहुत विस्तारवादी योजनाओं के साथ में विस्तारित किया और अच्छे तरीके से शासन किया। कुछ ऊंचाई निचाई आपको कुछ उपलब्धियां, कुछ जो है नई उपलब्धियां, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल इतनी सारी जानकारी जो है हमें वो कहाँ से प्राप्त होती है, अगर आप इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ना तो बहुत जानकारी है, बहुत जानकारी है। आप अकबरनामा पढ़ सकते हैं, बाबरनामा पढ़ सकते हैं, शाहजहां के बारे में खूब ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जहांगीर के बारे में खूब ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनके एक एक युद्ध के बारे में पढ़ सकते हैं, कब वो क्या कर रहे थे, वो सब कुछ बाकायदा इतिवृत्तों में लिखा हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा जो दूसरी हेडिंग होगी, और कोशिश करूंगा दूसरी तीसरी अगर एक साथ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट दूसरी हेडिंग जो की वीडियो होगी वो कल जरूर आएगी इस चैनल पे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी ना भाई, तो जरूर लिखना कि मैंने फर्स्ट पार्ट पूरा देख लिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि इसके आगे आने वाले जो पार्ट है दोस्तों वो मैं लेकर के आऊं भी कि नहीं लाऊं। और ये जो मैंने समझाया है ये आपको समझ में आया भी है कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, और अगर आपको ये सब कुछ समझ नहीं आया ना तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं और आसान भाषा में और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे वीडियो को थोड़ा छोटा बनाने के चक्कर में जो भी मैंने समझाया सब कुछ अगर मैं 1 घंटे का टाइम लेता और 1 घंटे की वीडियो बनाता तो आपको बहुत अच्छे से एक एक चीजें समझा पाता। लेकिन यहाँ पर वीडियो कम छोटी रखना होता है, उसकी लेंथ छोटी रखनी होती है, इस चक्कर में जो है जल्दी जल्दी बोलना पड़ जाता है, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होती हैं वही बता पाता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी बताता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल कम महत्वपूर्ण है या फिर जिनके बारे में कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है वो सारी जानकारियाँ कई के बार छूट जाती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो तो पसंद आया होगा, जैसा भी आपको लगा हो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पूरा देखा है तो भी, नहीं देखा है तो भी, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो, क्योंकि उनको भी तो यार नंबर लेने हैं, है ना, क्लास 12 की ये जो हिस्ट्री है इसमें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।